Hello everyone. So this is our third lecture of chapter number 5 and today we are going to discuss again some more points regarding the DNA and its basic structure. So before starting this I would like to revise you last two lectures. तो उसमें हम लोगों ने बात की थी about the DNA structure, normal structure जो कि न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बेसिकली होता है like DNA and RNA, then kind of nitrogen bases, sugar, phosphate, then types of DNA, 5 types of DNA which are on the basis of the twisting, right-handed and left-handed. Okay, so this kind of topics we had already discussed. Now today we are going to discuss a one topic and a full major topic which is the packaging of DNA helix. This topic is basically of your chapter number 6, but bit of this इसमें से थोड़ा है वो चैप्टर नंबर 6 का है जो कि आप उस टाइम पे भी देखोगे जब हम चैप्टर 6 है वो लर्न करेंगे एंड दैट टाइम ऑल्सो आई विल टेल यू दैट कि हमने ये प्रीवियसली पढ़ा है. ठीक है, बट बाकी का जो भी है पॉइंट्स है इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज योर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो. क्लियर? सो ये बेसिकली आज का टॉपिक है वो थोड़ा है वो टेक्स्ट बुक का भी होने वाला है एंड थोड़ा है वो रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, एंड दिस इज द काइंड ऑफ बेसिक्स ऑफ योर डीएनए, राइट. तो डीएनए का टॉपिक अब जो भी हमने शुरू किया है 3 लेक्चर्स से तो ये आगे उसका ही कंटिन्यूएशन है. क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. ओके, नाउ एज वी ऑल नो दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, है ना. ये हमने पढ़ चुका है, हम लोगों ने पढ़ लिया है ना. तो ये कवर हो चुका है ऑलरेडी कि कितना होता है टू बेस पेयर, टू नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, तो वो होता है 0.34 नैनोमीटर. नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अ मीटर देन वी कैन राइट 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, है ना. एंड देन द लेंथ ऑफ द डीएनए फॉर द ह्यूमन डिप्लॉयड सेल इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, है ना. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, अगेन आपको दिखा देती हूँ. ये लेंथ ऑफ द डीएनए के 3 एग्जांपल्स हमने देखे थे. तो उसमें ह्यूमन का हमने देखा था कितनी थी 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, है ना. सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए एंड वी नो कि 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है ना. और टोटल कितनी बेस पेयर है वो भी हमें पता है. तो ऑब्वियसली बाय दिस वे हम आइडिया लगा सकते हैं कि डीएनए की टोटल लेंथ है वो कितनी होगी. सो हियर वी कैन राइट that 6.6 into 10⁻⁹ total base pair into the distance between two base pair which is 0.34 into 10⁻⁹ meter. So the answer came 2.2 meter, है ना. तो इसका मतलब हमारे डीएनए यानी हेलिक्स डिप्लॉयड डीएनए का टोटल लेंथ अगर हम मेजर करें इस हिसाब से तो हमें मिलती है वो 2.2 मीटर, यानी हमारा डीएनए इतना लंबा है 2.2 मीटर, राइट. अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जैसे कि मीटर में लेंथ है तो अगर आप स्केल पे देखने जाओगे 2.2 मीटर सो वी कैन सी राइट विजुअली विथ द नेकेड आई वी कैन सी दिस डिस्टेंस कि 2.2 मीटर कितना होता है, हम देख सकते हैं ये, है ना. बट एज वी ऑल नो कि हमें सेल नहीं दिखता है, सिंगल सेल, है ना. उसके अंदर भी होता है बीच में सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है क्रोमोसोम एंड इनसाइड दिस क्रोमोसोम डीएनए इज प्रेजेंट. तो अभी इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी सी जगह पे कैसे आएगा, है ना. क्योंकि हमें सेल ही नहीं दिखता है तो बाकी की चीजों की तो बात ही नहीं है, मतलब नेकेड आई से वी हैव टू टेक माइक्रोस्कोप टू सी द सेल्स, राइट. और इवन न्यूक्लियस को देखने के लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, वो तो हम नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते उसको. तो ये डीएनए की लेंथ तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की, वो तो इतनी बड़ी आई 2.2 मीटर. तो इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी सी जगह पे कैसे फिट आएगा. सो दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट केम विच इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना. तो उसके लिए इस डीएनए को कंप्लीट टाइट पैक्ड होना पड़ता है टू सिट देयर, टू रिसाइड देयर जिसे हम बोलते हैं ना. वहां पे रहने के लिए डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर उसे टाइटली कॉम्पैक्टली पैक होना पड़ेगा, अदरवाइज वो वहां पे नहीं फिट होगा. क्लियर? तो दिस इज द काइंड ऑफ रेशियो कि कैसे ये डीएनए की लेंथ है वो हमने मेजर की. इस हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की लेंथ है वो चेक कर सकते हैं. अगर हमें पता है कि टोटल डीएनए में बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर उस डीएनए में कितने हैं तो हमें 2 के बीच का डिस्टेंस तो पता है, तो उस हिसाब से हम
मल्टीप्लाई करके लेंथ है वो टोटल डीएनए की चेक कर सकते हैं इन एनी काइंड ऑफ स्पीसीज. ठीक है, ओके. नाउ अब बात करते हैं डिटेल्ड पैकेजिंग के बारे में कि कैसे होता है. सो एज वी नो दैट द लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस, जो कि होता है अप्रोक्स 10⁻⁻⁶ मीटर. न्यूक्लियस की साइज इतनी छोटी होती है, बट इधर हमने देखा कि डीएनए है वो तो 2.2 मीटर जितना बड़ा है, तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आया, है ना. तो उसके बारे में बात करेंगे अभी, पैकेजिंग कैसे होता है. दूसरा एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं ई कोलाई का, यानी इशेरिशिया कोलाई जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म है. सो द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई इज 4.6 इंटू 10⁻⁶. So the total length is 1.36 millimeter. The long size DNA accommodated in small area like 1 micrometer only through the packing or packaging we can say. तो इतना बड़ा डीएनए है वो स्मॉल एरिया में पैकेजिंग के थ्रू ही फिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो कैसे होता है, थोड़ा आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो डीएनए इज एसिडिक एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना. डीएनए एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें फॉस्फेट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. सो द नेगेटिव डीएनए बाइंड्स विद द बेसिक प्रोटीन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, विच इज नोन एज पॉलीएमाइन इन प्रोकैरियोट्स एंड हिस्टोन इन यूकैरियोट्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है पैकेजिंग, कि अगर हम प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग की बात करें तो वहां पे जो प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन, वो होता है पॉलीएमाइन. और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें पैकेजिंग की डीएनए की, तो उसमें प्रोटीन होता है हिस्टोन. ठीक है, तो अगर प्रोकैरियोट्स है तो पॉलीएमाइन एंड यूकैरियोट्स है तो हिस्टोन. क्लियर इतना? ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. इतना आपको पहले तो एमसीक्यू के लिए याद रखना है. ठीक है, कि बेसिक प्रोटीन कौन सा होता है. प्रोकैरियोट्स मतलब क्या? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया. एंड यूकैरियोट्स लाइक वी डेवलप्ड ह्यूमन, जैसे कि हैं. सो एनी काइंड ऑफ डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, सारे यूकैरियोट्स हैं. ओके, ये आपको बेसिक डिफरेंस पता ही होगा, जो कि आपने 11th वगैरह में पढ़ा है ना, इवन 9th 10th में भी ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स. तो उसमें सिंपल है, क्योंकि ये प्रिमिटिव सेल होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, तो इसमें पैकेजिंग भी सिंपल ही है. जैसे कि डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटीन है पॉलीएमाइन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर. यानी ये जो डीएनए प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिला हमें, उसको क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में? न्यूक्लियोइड और जीनोफोर. ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि पैकेज्ड डीएनए इन प्रोकैरियोट्स कॉल्ड, तो 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे. सो it is either nucleoid or genophore. Okay, now DNA packaging in eukaryotes, which is a quite complex phenomenon, जो कि आपको पढ़ना है. इधर आपको आपके लेवल पे, यानी छोटे स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, बट दैट मच इज इनफ, जो भी हम कवर करेंगे आज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो. Right, but actually it is a really complicated process and in which many proteins and many other factors are involved, जो कि आप अभी नहीं पढ़ोगे, वो हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे. ठीक है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स में बात करते हैं. सो इन यूकैरियोट्स इट इज carried out with the help of lysine and arginine rich basic protein called histone. ठीक है, अब ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक क्यों है, पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों है? बिकॉज ये प्रोटीन बना है बेसिक एमिनो एसिड से. एज यू ऑल नो कि प्रोटीन बनता किससे है? सो एमिनो एसिड के मोनोमर से बनता है ना, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिला के बनाते हैं प्रोटीन. तो अभी ये हिस्टोन प्रोटीन में मोस्ट ऑफ एमिनो एसिड होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. सो अल्टीमेटली ऑब्वियसली ये पूरे प्रोटीन पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? लाइक जो भी एमिनो एसिड का है, सो पॉजिटिव. ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स दिस यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोट में इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे? न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, व्हाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. ठीक है, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, जबकि डीएनए है वो हिस्टोन के अराउंड पैक्ड होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. ओके, नाउ देयर आर
5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट, जो कि है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 तरह के हिस्टोन है वो इन्वॉल्व होते हैं पैकेजिंग में। बट आउट ऑफ दिस 5, 4 ऑफ देम अकर इन पेयर्स टू प्रोड्यूस हिस्टोन ऑक्टामर। 4 हैं वो पेयर में होते हैं यानी डबल होते हैं, तो 4 into 2 इट मीन्स 8, तो ऑक्टामर मतलब 8। तो ये 8 मिला के यानी ये जो 4 हैं जो कि है H2A, H2B, H3 एंड H4 एक्सेप्ट H1 के अलावा बाकी के 4 हैं वो डबल होते हैं यानी पेयर में होते हैं, जो कि सेंटर बनाते हैं हिस्टोन का, जिसे बोलते हैं कोर, और उसे बोला जाता है ऑक्टामर क्योंकि 8 मॉलिक्यूल्स हैं। सो 2 कॉपीज ऑफ ईच H2A, H2B, H3 एंड H4 कॉल्ड न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, है ना। सेंटर यानी न्यूक्लियोसोम जो कि पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए प्लस हिस्टोन, इसमें भी अगर हम सेंटर पार्ट की बात करें तो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल से वो डबल इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बोला जाता है कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ओके, देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है न्यूक्लियोसोम। तो आप लोग फिगर में देख सकते हो, जैसे कि बीच में राउंड शेप है वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये जो भी पूरा सर्कल हमने ड्रॉ किया है पेंसिल से वो है हिस्टोन। ठीक है, उसके अराउंड होता है ये ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है हमने डीएनए, और इस बड़े से सर्कल के अंदर क्या होता है, सो हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं, जो कि 4 पार्ट हमने बोला H2A, H2B, H3 एंड H4। ये आगे का हमें पार्ट दिख रहा है, अगर आप 3D विजुअलाइज करो तो पीछे यानी ये सर्कल है तो आगे 4 पीछे भी 4 होंगे सेम मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये पेयर में होते हैं। सो H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3 एंड H4, H4। तो ऐसे 4 ऑक्टामर होते हैं सेंटर में, उसके अराउंड होता है डीएनए पैक्ड, और थोड़ी दूर इस ऑक्टामर से प्रेजेंट होता है H1 हिस्टोन, जो कि हमने यहाँ पे पिंक कलर से दिखाया है। ठीक है, अगेन सेम आएगा ऐसा ही राउंड स्ट्रक्चर जो कि ऑक्टामर है। तो ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है न्यूक्लियोसोम, एंड दिस ऑक्टामर ओनली कॉल्ड कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, जिसमें H1 इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर इतना? तो ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का। ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर यानी नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है उसको। ठीक है, सो ऐसे एक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। यानी कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो न्यूक्लियोसोम का, तो ये एक हिस्टोन ऑक्टामर के आसपास जितना भी डीएनए है वो अराउंड पैक हुआ है, उसमें कितनी बेस पेयर आ जाती है अराउंड, सो इट इज 200 बेस पेयर। ठीक है, तो ये जो इतना ग्रीन कलर का पार्ट आप डीएनए का देख रहे हो एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड, उसमें ऑलमोस्ट आ गए 200 नाइट्रोजन बेस पेयर। ठीक है, तो इतनी लेंथ यानी 200 नाइट्रोजन बेस पेयर की लेंथ का डीएनए है वो एक ऑक्टामर के आसपास रैप्ड होता है। क्लियर? तो अभी हम टोटल यानी 2.2 मीटर जितना लंबा डीएनए की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे हिस्टोन्स चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट पैकेजिंग होता है। ये तो हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है ना, ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि इतना लंबा डीएनए है तो ऑब्वियसली उसके लिए ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए, ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने सिंगल यानी मोनोमर की बात की, न्यूक्लियोसोम। सो सेम अभी आपको ऐसे फर्दर पैकेजिंग होके पूरा क्रोमोसोम बनता है। तो सिंगल डीएनए फिर धीरे धीरे करके हिस्टोन से बाइंड होते 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 एट लास्ट पूरा क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो कैसे होता है वो अभी हम इमेजेस के थ्रू देखेंगे कि ये कैसे पैकेजिंग होता है। बट टिल नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि इतना डीएनए यानी एक हिस्टोन कोर के आसपास जितना डीएनए रैप्ड होता है उसमें होते हैं 200 बेस पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, है ना, 200 बेस पेयर, ये आपको याद रखना है। और एक चीज याद जो रखनी है आपको वो है कि कोर ऑफ हिस्टोन में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, सो 8।
ये चारों हैं वो 2 के नंबर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ओके, अभी इमेजेस के थ्रू देखते हैं हम कि कैसे ये पैकेजिंग है वो होता है फ्रॉम द सिंगल डीएनए टू द क्रोमोसोम। ओके एवरीवन, सो अब हम देखेंगे कि ये पैकेजिंग है, टाइट पैकेजिंग कैसे होता है डीएनए का, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डीएनए डबल हेलिक्स, जो कि उसका स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों को अभी पता है कि कैसे डबल स्ट्रैंड्स हैं वो डीएनए की एक दूसरे के अराउंड कॉइल्ड होती है, ठीक है। एंड बीच में होते हैं नाइट्रोजन बेसेस जो कि एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक दिस डीएनए। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हो कि ऐसे ये छोटा सा पोर्शन दिखा है कि मान लो हम ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा ले कि वो किस हिसाब से रैप्ट होता है अराउंड द हिस्टोन, ठीक है। सो ये हम बात करेंगे कि जैसे कि दूसरा है, इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो कि सेंटर में हिस्टोन का पार्ट दिखाया है आपको, हिस्टोन ऑक्टामस दिखाए हैं 4 डिफरेंट कलर में, और उसके आसपास ब्लू कलर का दिखाया हुआ है डीएनए। कैसे हिस्टोन कोर के अराउंड डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ फर्दर मोर कंडेंसेशन की बात करें कि, और ये तो एक हो गया जिसे न्यूक्लियोसोम हम बोलते हैं। फिर ये न्यूक्लियोसोम ऐसे बहुत सारे आएंगे, यानी बहुत सारे हिस्टोन होंगे और उसके अराउंड बहुत सारा डीएनए है वो रैप्ड होगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन, फाइबर और सोलेनोइड भी, ठीक है। देन आफ्टर दिस फर्दर मोर कंडेंसेशन होगा तो कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा, एंड देन एट लास्ट दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स द क्रोमोसोम, यानी कि फाइनली एट द एंड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटा सा टुकड़ा है ना क्रोमोसोम का, तो उसको ऐसे जूम करते करते हमने देखा एट द एंड तक, यानी डीएनए तक, कि कैसे ये सिंगल डीएनए होता है जो भी वो कंडेंस होते होते पूरा पैक्ड हो जाएगा एट लास्ट क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ पैकेजिंग होती है। अब बात करते हैं इसके डायामीटर की, यानी आपको पता है कि डीएनए की विड्थ होती है अराउंड कितना नैनोमीटर, 2, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम में बात करें 20। बट फर्दर मोर जैसे कि ये कंडेंस होते होते क्रोमोसोम बनेगा तो उसमें कुछ वेरिएशंस आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि नीट, गुडसेट एंड एम्स, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो हियर comes the further condensation structure with the units, यानी सबसे पहले डीएनए है वो कितना होता है 2 नैनोमीटर, ये आप लोगों को पता है साइज, ठीक है, विथ यानी। देन जैसे कि येलो कलर का आप देख सकते हो हिस्टोन है और उसके अराउंड रेड कलर का डीएनए रैप्ड है, ठीक है। तो अभी ये विथ द हिस्टोन डीएनए का जो पैकेजिंग हुआ, यानी जो न्यूक्लियोसोम बना, उसकी साइज होगी 11 नैनोमीटर। अब दोनों स्ट्रिंग्स ऐसे फर्दर कंडेंस होंगे तो उसको बोलते हैं 30 नैनोमीटर साइज, और ये होता है सोलेनोइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आफ्टर दिस सोलेनोइड ऑब्वियसली ये फर्दर कंडेंस होगा सुपर सोलेनोइड में, जिसकी साइज होगी अराउंड 300 नैनोमीटर, और ऐसे कॉइल्ड होते होते फर्दर कंडेंसेशन जो कि हो जाएगा 700 नैनोमीटर, एंड एट लास्ट बन जाएगा पूरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम के अंदर ऐसे बहुत सारे रैप्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो वो हो गई साइज एट लास्ट 1400 नैनोमीटर। तो इस हिसाब से 2 नैनोमीटर की साइज का डीएनए है वो कॉइल्ड होते होते अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स बना देगा पूरा का पूरा क्रोमोसोम, एंड जिसकी साइज होगी एट लास्ट 1400 नैनोमीटर। क्लियर? तो आप ऐसे इमेज में डायग्राम में देख सकते हो कि किस हिसाब से, जैसे कि ये क्रोमोसोम का ये रेड पार्ट इतना दिखाया है, कि अगर इतना सा टुकड़ा हम लें जूम करके देखें कि कैसे पैक्ड हुआ है, तो आपको फर्दर ऐसे अपग्रेड आप देखते जाओगे तो इस हिसाब से डीएनए है वो अरेंज्ड है, ठीक है। तो जैसे कि नीचे हम क्रोमोसोम की बात करें ये रेड पार्ट की, तो इतना छोटा सा टुकड़ा हमने लिया, जूम करके देखा कि कैसे होता है, तो ये ऐसे कॉल्ड होता है। देन फर्दर मोर अगर हम उसको और ज़्यादा बारीकाई से देखें तो वो हो गया इस हिसाब से कुछ डीएनए।
अगेन इसको वापस से थोड़ा उसका, जैसे कि ये पार्ट दिखा है कि इसको हम जूम करके देखें कि क्या है, ये कैसे पैकेजिंग है, तो इस हिसाब का कुछ पैकेजिंग है। देन एक स्ट्रिंग की बात करें तो कुछ ऐसे दिखती है हमें, और ये जो रेड कलर का पोर्शन अगर हम देखें कि ये क्या है, तो ये है हमारा फाइनली डीएनए। क्लियर? तो इस हिसाब से कुछ पैकेजिंग है वो होता है डीएनए में। कहाँ पे? क्रोमोसोम में, और ये क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। क्लियर? तो सेल में इस हिसाब से कुछ इतना लंबा सा डीएनए है वो अरेंज होता है छोटे से न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर। क्लियर? अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, जैसे कि दूसरी इमेज है ये वाली, ठीक है? तो ये हिस्टोन के आसपास डीएनए है वो रैप्ड है। अब आप लोग देख सकते हो जैसे कि एक हिस्टोन, ये दूसरा हिस्टोन, इसके बीच में डीएनए छोटा सा ऐसे लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है ना? तो उस दो हिस्टोन के बीच में जो थोड़ा सा डीएनए का पार्ट है बच जाता है, उसे बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है? लिंकर डीएनए। क्लियर? तो ऐसे कुछ डीएनए को लिंकर डीएनए बोलते हैं, जो कि दो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये जुड़ा हुआ होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन के साथ, जो कि हमने न्यूक्लियोसोम की डायग्राम देखी थी, ड्रॉ की हुई, उसमें हमने दिखाया था कि H1 है वो अलग से साइड में प्रेजेंट होता है, वाइल 4 ओक्टामर्स के आसपास डीएनए हिस्टोन के अराउंड रैप्ड होता है। क्लियर? तो ये जो बीच में आप लोग छोटी सी लाइन देख रहे हो डीएनए की, जो कि दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कर रहा है, वो होता है लिंकर डीएनए। ठीक है? ओके, सो हमने अभी देखा इमेज में कि कैसे पैकेजिंग होता है। ठीक है? सो हियर द पॉइंट इज, जो कि हमने लास्ट डिस्कस किया, कि डीएनए प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, एंड इट इज अटैच्ड टू द H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि लिंकर डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन के साथ प्रेजेंट होता है। सो द पार्ट इज H1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। न्यूक्लियोसोम चेन गिव्स अ बिट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ईएम शॉर्ट में बोलेंगे। तो ये ईएम के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये कैसे हमें दिखेगा, तो कुछ बिट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब क्या, जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी मोतियों की माला, है ना? तो ये माला यानी जो धागा है वो हो गया हमारा डीएनए, और जो मोती प्रेजेंट है वो हो गए, जो कि पर्ल्स मोती प्रेजेंट है वो हो गए हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर हमें ऐसे दिखेगा जैसे कि मानो वो हो बिट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी एक डोरी के ऊपर कुछ बिट्स हैं वो हमने पिरोए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है? The nucleosome further coils to form solenoid and it has a diameter of 30 nanometer as found in the chromatin. Clear? तो ये कुछ सोलेनोइड है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है वो दिखेगा हमें, जैसे कि हम लोगों ने इमेज में अभी देखा कि पहले बनेगा न्यूक्लियोसोम यानी एक हिस्टोन, उसके आसपास डीएनए, देन वो फर्दर कोल्ड होगा, उसे बोलते हैं सोलेनोइड, जिसकी साइज होती है 30 नैनोमीटर। देन अगेन द बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosomes. तो आप लोगों ने सेल साइकिल अगर आपको याद हो, जो कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, चैप्टर नंबर 10, तो ये चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने सेल साइकिल में कुछ फेजेस देखे होंगे, है ना? माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसमें होता है मेटाफेज। तो ये मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तब तक क्रोमोसोम पूरे शेप में नहीं आते हैं, तब तक जो भी डीएनए है वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पूरा कंडेंस नहीं हुआ होता है, यानी पूरा पैकेजिंग नहीं हुआ होता है, तो तब तक हमें क्रोमोसोम शेप नहीं दिखता है। ठीक है? तो ये जब बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, धीरे धीरे फर्दर मोर कोइल्ड होते होते क्रोमेटिन फाइबर में से क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। कौन से स्टेज में? मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है? ये आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम कब बनते हैं सेल साइकिल में? मेटाफेज स्टेज के दौरान। ठीक है? तो इस हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ओके, देन द पैकेजिंग एट हायर लेवल, यानी ये तो हमने पैकेजिंग की एक नॉर्मल बात की।
मान लो अब अगर हमें और भी पैकेजिंग करना है, जैसे कि कोई कोई स्पीसीज में डीएनए है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे पैकेजिंग? सो द पैकेजिंग एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन that are collectively referred to as non-histone chromosomal proteins, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NHC, यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से। हिस्टोन की तो हमने बात की कि किस हिसाब से पैकेजिंग होता है, बट उसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जिसको बोलते हैं NHC। नाउ दिस NHC आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है स्ट्रक्चरल NHC प्रोटीन, जो कि स्ट्रक्चर के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है फंक्शनल NHC प्रोटीन, यानी जो प्रोसेस करवाते हैं, फंक्शन करवाते हैं, ठीक है, जिसके 2 एग्जांपल हैं डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। अब इन दोनों के बारे में आप चैप्टर 6 में थोड़ी डिटेलिंग पढ़ोगे कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। अदरवाइज दिस 2 आर एंजाइम्स। ये डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज है वो एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान यूज होते हैं। ये प्रोसेस डिटेल में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये दोनों एंजाइम से वो किसके एग्जांपल हैं? फंक्शनल NHC प्रोटीन। फंक्शनल यानी प्रोसेस करवाते हैं जो प्रोटीन, ठीक है। एंड द थर्ड रेगुलेटरी NHC प्रोटीन, यानी वो रेगुलेशन करते हैं प्रोसेस का कि प्रोसेस ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अगर कुछ गलती है तो उसको करेक्ट करते हैं। तो दिस आर द रेगुलेटरी NHC प्रोटीन। सो दिस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल यानी कि NHC प्रोटीन है वो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रेगुलेटरी। क्लियर? अब शॉर्ट में जो कि हमने इमेज देखी थी उसी का ये शॉर्ट फॉर्म इधर लिखा हुआ है कि कैसे ये पैकेजिंग होती है और साइज क्या है। सो आप लोगों को भी पता है कि डीएनए है वो 2 नैनोमीटर, देन कोइल्ड होके न्यूक्लियोसोम बनाता है यानी हिस्टोन प्लस डीएनए, जिसकी साइज होती है 10 नैनोमीटर। देन थोड़े और ऐसे न्यूक्लियोसोम एक साथ मिलेंगे तो हो जाएगा सोलेनोइड स्ट्रक्चर, जो कि होता है 30 नैनोमीटर की साइज का। फर्दर कोइल्ड होता है जिसको बोलते हैं सुपर सोलेनोइड, जिसकी साइज है 300 नैनोमीटर। देन बनेगा क्रोमेटिड यानी क्रोमेटिन फाइबर, है ना। अभी क्रोमोसोम का पूरा शेप नहीं बना है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिड, वो हो गया साइज 700 नैनोमीटर। एंड एट लास्ट फाइनली क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर। दिस ईच पार्ट इज अ सेपरेट MCQ, ठीक है। सोलेनोइड की साइज, न्यूक्लियोसोम की साइज, ये सब आपको याद रखना है MCQ के लिए। और NHC कितने टाइप के होते हैं? 3। नाम भी पूछ सकते हैं, नंबर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल देके भी पूछ सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या है। सो इट इज अ फंक्शनल NHC प्रोटीन। क्लियर? नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। अब ऐसे कुछ 2 वर्ड है, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। Now this both are the part of this complex structure of the DNA and histone, but कुछ पार्ट है उसमें वो टाइटली पैक हुआ होता है, कुछ है वो लूजली पैक हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर जगह पे टाइट पैकेजिंग ही हो, है ना। कोई कोई जगह पे वो लूजली भी बाइंड होता है डीएनए है वो हिस्टोन के साथ। तो उसको ध्यान में रखते हुए 2 पार्ट हैं, 2 डिफरेंट स्टेजेस हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं जिसको। अब यूक्रोमेटिन क्या है? सो इन अ न्यूक्लियस some region of chromatin are loosely packed are called euchromatin, ठीक है। वो लूजली बाइंड हुए होते हैं। सो ऑब्वियसली सामने ऑपोजिट होगा, हेटेरोक्रोमेटिन किसे बोलते हैं? सो द क्रोमेटिन दैट इज डेंसली पैक्ड आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। लूजली पैक है वो यूक्रोमेटिन, टाइटली पैक होते हैं उसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो अभी अगर हम इस डीएनए को स्टेन करेंगे यानी कलर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम डाइज, तो लूजली पैक है इसलिए वो स्टेन कैसे होंगे? लाइट होंगे, क्योंकि डेंस स्ट्रक्चर नहीं है, है ना। तो वो स्टेन कैसा होगा? लाइट स्टेन होगा। वाइल इन केस ऑफ टाइट पैकेजिंग यानी हेटेरोक्रोमेटिन स्टेन्स डार्क, वो डार्क कलर का स्टेन होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो ज्यादा डाई है वो यूज करेगा, इसलिए वो हमें देखने से कैसा लगेगा? पूरा डार्क पार्ट लगेगा माइक्रोस्कोप में। वाइल लाइट पार्ट लगेगा यानी जो कि लाइट स्टेन हुआ है वो पार्ट है यूक्रोमेटिन का। अब इसको ऐसे डिस्टिंग्विश करने की क्या जरूरत थी? भले ही वो लाइट हो डार्क हो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हमें पता चले कि कौन सा पार्ट है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज हुआ है डीएनए का और कौन सा नहीं हुआ है। जैसे कि जो पार्ट लूजली पैक्ड है दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? पहले तो यानी डीएनए में से एमआरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस।
तो अभी डीएनए में से एमआरएनए बनने के लिए डीएनए को फ्री होना पड़ता है, यानी अगर मान लो हिस्टोन के साथ बाइंड हुआ है तो उस डीएनए में से एमआरएनए नहीं बनेगा, तो यानी लूज पैकेजिंग है, तो वो डीएनए है वो हिस्टोन से थोड़ा अलग हो जाएगा और वो अपने पार्ट में से क्या बना देगा, एमआरएनए, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। वो डिटेल में 6th चैप्टर में पढ़ोगे आप। और जो टाइटली पैक्ड है वो भी हिस्टोन के साथ पैक है, तो वो एमआरएनए नहीं बना पाएगा इजीली, सो दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव यूनिट। तो हेटेरोक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनएक्टिव है, वो ये प्रोसेस है वो इजीली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग कोई भी एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि मान लो हम बात करें आई कलर की, ठीक है। सो ये जो आई कलर है फॉर एग्जांपल ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, वेरी रेयर, बट ऐसे आई का कलर होता है। तो अब ये कौन सा कलर होगा वो किस पे डिपेंड करता है, डीएनए में, बट नॉट द डीएनए, पूरा डीएनए नहीं है ना, डीएनए का कुछ पार्ट जिसको हम जीन्स बोलते हैं। तो ये कोई एक जीन होता है, यानी डीएनए का कोई एक टुकड़ा है जो कि डिसाइड करता है हमारी आई का कलर। तो अब ये सीधा ही डीएनए वो ये एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, तो डीएनए में से, यानी उस डीएनए का एक पार्ट, यानी हम जीन बोलते हैं, तो उस जीन के एक टुकड़े में से बनता है पहले एमआरएनए। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इस एमआरएनए में से बनता है प्रोटीन, जिसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और अब ये प्रोटीन जो बना जीन में से ये एक्सप्रेशंस देगा अपने, यानी जो भी काम करना है वो ये प्रोटीन काम करेगा, ठीक है। डायरेक्ट डीएनए कभी काम नहीं करता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि फॉर द कुकिंग, तो है ना, तो खाना बनाते वक्त कोई भी इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत सारे मिला के कुछ आइटम है वो हम बना सकते हैं ना, सीधे ही कोई आइटम से वो नहीं बन जाएगी। तो सेम वे डीएनए सीधा कोई वर्क नहीं कर सकता है, उसको पहले प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो उसकी 2 स्टेप में प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आफ्टर दिस ये प्रोटीन फॉर्म होके वो कुछ एक्सप्रेशन है वो देगा, ठीक है। तो उसके लिए डीएनए का कौन सा पार्ट, यानी यूक्रोमेटिन पार्ट है, वो ही ये प्रोसेस करवाता है, क्योंकि वो लूजली पैक्ड है, वो हिस्टोन के साथ लूजली बाइंड है, यानी वो इजीली अपने आप में से एमआरएनए बना पाएगा एंड देन एमआरएनए में से प्रोटीन बन जाएगा। क्लियर। तो इस हिसाब से कुछ 2 स्ट्रक्चर होते हैं पैकेजिंग में, जिसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. In next lecture we are going to discuss some more points relevant to DNA and your chapter number 5.